हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय की। तो अभी तक हमने बात की है अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम फंक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में हमने बात की है, और हमने जाना है नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है, जो इकाई है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था यहाँ पे जो इम्पल्स है, इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसका एक पाथवे जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जितनी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं वो हम रिवाइज कर लेंगे यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर देखा है। अगर हम यहाँ पे अपने टॉपिक्स में देखें तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया है। सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये टॉपिक आपका चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे यहाँ पर जो इम्पल्स है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। नर्वस सिस्टम में काफी सारी चीजें हमने समझी, जैसे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, किन चीजों से मिलकर के बना होता है, किस पार्ट का क्या फंक्शन यहाँ पे होता है। इसमें इसी के साथ हमने जाना कि यहाँ पर जो यहाँ स्टिमुलस होते हैं वो क्या होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है। तो आपने इसी के आधार पर आपने न्यूरॉन के टाइप या नर्व सेल्स के टाइप आपने देखे हैं। आपने कहा कि क्या होती है यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। थर्ड जो नेक्स्ट जो आपको टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, अभी आपने स्टार्ट नहीं किए हैं। जब आप यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल ये वाला टॉपिक आप कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने यही जाना है कि हमें यहाँ पर किसी भी चीज का जो फील होता है, अब जो कोई भी चीज फील करते हैं तो आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से करते हैं, ठीक है। और उन 5 सेंस ऑर्गन पे लगे होते हैं यहाँ पे रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर जो है वो यहाँ पर रिसीव करते हैं स्टिमुलस को या उद्दीपक को। उद्दीपक आपके क्या होते हैं, 5 प्रकार से ग्रहण किए जाते हैं: बाय हेयरिंग, बाय विजन, बाय टच, बाय स्मेल एंड बाय टेस्ट। ये आपके क्या होते हैं, 5 जो उद्दीपक होते हैं, और इन उद्दीपकों को आप 5 तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। इन 5 उद्दीपकों को रिसीव करने के लिए आपके सेंस ऑर्गन्स पे पाए जाते हैं रिसेप्टर। कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से आपके सेंस ऑर्गन होते हैं, आपके आई उसमें रिसेप्टर होते हैं देखने के लिए, आपके कान उसमें रिसेप्टर होते हैं सुनने के लिए, आपका आपकी टंग जो होती है उसमें रिसेप्टर होते हैं टेस्ट के लिए, आपकी नाक है उसमें रिसेप्टर होते हैं स्मेल के लिए, और आपकी जो स्किन है उसमें रिसेप्टर होते हैं टच के लिए, यानी कि जो उद्दीपक है उन्हें यहाँ पे प्राप्त करने के लिए। तो इसी आधार पर हमने अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर पढ़े हैं। आपने बात की है फोनो रिसेप्टर के बारे में जिसमें आपने ईयर की बात की है, फोटो रिसेप्टर जिसमें आई की बात की है, थर्मो रिसेप्टर जिसमें आपने स्किन की बात की है, आपने ऑल फैक्टर रिसेप्टर्स की बात की जिसमें आपने स्मेल यानी कि नोज की बात की है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर में आपने किसकी बात की है, टंग की बात की है। तो आपके यहाँ पे अलग अलग क्या आते हैं, रिसेप्टर आते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो है यहाँ पे नर्वस सिस्टम। हमने नर्वस सिस्टम को जब पढ़ा तो अपने का ये एक सिस्टम है जो अलग अलग प्रकार के ऊतकों से बना होगा, जिसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। और ये जो नर्वस टिश्यू है ये सेल से मिलकर के बनी होंगी। इन सेल्स को हम न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई है। अब हमारे पास आता है न्यूरॉन या नर्व सेल के स्ट्रक्चर को जानना, और उससे पहले हम नर्वस सिस्टम का एक क्या देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे। यहाँ पे फ्लो चार्ट में हमने क्या डिस्कस किया है, नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड है, सीएनएस और पीएनएस। जिसे हमने कहा था सीएनएस स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें 2 पार्ट इंक्लूड होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड पेरिफेरल में हमने कहा कि इसमें ऑटोमेटिक एंड सोमैटिक की हमने बात की थी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यही बोला था कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपका इंक्लूड होता है ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, और इसमें क्या होते हैं आपके वर्टिब्री होंगे। इस प्रकार से वर्टिब्री एक्चुअली में करती क्या है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं, जैसे कि कुछ नर्व्स आपके ब्रेन से निकलेंगी जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व कहते हैं, ठीक है। कुछ आपके ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्रेनियल नर्व कहेंगे। और कुछ आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है जिसे हम क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व कहेंगे। तो
क्रेनियल नर्व होती है, स्पाइनल नर्व होती हैं, और यही मिला करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ये पूरी बॉडी को कवर करेंगे। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने एक डायग्राम यहाँ पर देखा था, डायग्राम आगे होगा, या फ्रंट इमेज अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये तो आपका ब्रेन वाला पोर्शन है, ये और ये दोनों मिल करके आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि कुछ नर्व्स इस प्रकार से पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। तो ये आपकी क्रेनियल नर्व होती हैं। क्रेनियल नर्व जो होते हैं आपके सिर्फ इस पोर्शन में होंगे, और स्पाइनल नर्व जो होती हैं आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं। ये भी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर ये बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो प्रकार से काम करेगा, दो तरीके से काम करेगा, ठीक है। एक है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ काम करता है जहाँ पर आपके क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, और वो इनवॉलंटरी मसल्स इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स हो गई हैं, आपके ग्लैंड्स हो गई हैं, ठीक है। तो अब आपने बात की है यहाँ पे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक क्या, वो सोमैटिक का मतलब होता है जो वॉलंटरी मसल्स वो वहाँ पे अपना एक्शन शो करेंगे, जहाँ पे वॉलंटरी मसल्स होती हैं और जहाँ पे वॉलंटरी एक्शंस पाए जाते हैं। क्लियर है इतना, इतनी बात हमें समझ आ गई है। अब काम क्या है इनका, कंफ्यूज नहीं होना है, आपके प्रीवियस जो टॉपिक है वो क्लियर होने चाहिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगे। एक्चुअली में नर्वस सिस्टम का काम क्या है, आपने कहा सेंसेस, जो आपके सेंस ऑर्गन है उनमें जो रिसेप्टर लगे हुए हैं वो सेंस करेंगे या वो रिसीव करेंगे आपके इन्वायरमेंट में जो भी फैक्टर हैं, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर है, उनसे मिलने वाले जो भी स्टिमुलस हैं उन्हें रिसीव करना, उन्हें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहाँ पे क्या करता है, एनालाइज करता है उस मैसेज को, और उस मैसेज के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को या आपके बॉडी पार्ट्स को या इफेक्टर ऑर्गन्स को क्या दिए जाते हैं, यहाँ पे कमांड दी जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल जो हम लेते हैं, आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ, ठीक है, और आप तुरंत हाथ हटा देते हैं, तो आपका जो हाथ हटाना है एक्चुअली में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको कमांड देता है कि आपको करना क्या है। क्लियर है इतना। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो दोनों का काम क्या है एक्चुअली में, ये और ये काम सेम कर रहे हैं। आपको क्या करना है, जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनके जो मैसेजेस हैं उन्हें रिसीव करके उनके अकॉर्डिंग बॉडी पार्ट्स को कमांड देना, दोनों सेम काम करेंगे। लेकिन ये कहाँ पर कर रहा होगा, जहाँ पर आपका क्या है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन है, और ये कहाँ पे काम करेगा, जो वॉलेंट्री एक्शंस के लिए जो आपके ऑर्गन्स होते हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम दो तरीके से काम करता है, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंशिएट अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे। सिंपैथेटिक का मतलब आप सिंपैथी से ले लीजिए, जब हमें सिंपैथी चाहिए होती है। सिंपैथी कब चाहिए होती है, जब कंडीशंस नॉर्मल नहीं रहती हैं, जब कंडीशंस एबनॉर्मल रहती हैं, या कोई इमरजेंसी होती है, या कोई डेंजर कंडीशन होती है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और जब ये एक्टिवेट होता है तो कुछ चीजें हमारी बॉडी में, कुछ जो आपके रेट हैं उनमें क्या होता है, आपने कहा यहाँ पे चेंजेस आते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी रेट है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर है। अब ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। अगर अभी आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होगी, आपका रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और हमने कहा था इनके इंक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज करना। जब एनर्जी रिलीज होगी तभी यहाँ पे दो एक्शंस आप ले सकेंगे, आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे होंगे, फाइट और फ्लाइट। कौन सा हार्मोन होता है यहाँ पे, एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है यहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड से जो रिलीज होता है उसी को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तब आपकी बॉडी में सारे चेंजेस यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। एक्चुअली में इन चेंजेस का रीजन क्या है, आपको एनर्जी मिले ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्पिरेशन करेंगे, जितनी ज्यादा तेजी से आप सांस लेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल आप कर रहे हैं। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आप यहाँ पे इनहेल कर रहे हैं उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिलेगी, और वो जो ब्लड में मिली ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितनी जल्दी जितनी तेजी से पंप किया जाएगा उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, हार्ट बीट होगी। और जितनी ज्यादा आपकी हार्ट बीट होगी उतना तेज क्या होगा, ब्लड का प्रेशर होगा, इसीलिए आपका बीपी जो है वो हाई होगा। तो तीनों जो प्रोसेस है वो बढ़ रही है, और तीनों जब प्रोसेस बढ़ेंगी तो उतनी जल्दी जो ब्लड है वो आपके ऑर्गन्स, आपके टिश्यू, आपके सेल्स तक पहुंचेगा, और वहां पर क्या होगा, अब यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन उतनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी आपको एनर्जी मिलेगी। तो कोई भी एक्शन आप ले रहे हैं, चाहे आप फ्लाइट या फाइट, कुछ भी है, फ्लाइट और फाइट का मतलब क्या समझाएगा,
अगर कंडीशन आपके कंट्रोल में है, आप देखते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे लड़ करके खुद को बचा सकते हैं, तो आप वहाँ पे फाइट करेंगे। अगर कंडीशन ऐसी कि आपके सामने शेर आ जाए, तब आप उससे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे, भागेंगे, कोई ऐसी तरकीब निकालेंगे जिससे आप खुद को बचा सके। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लाइट। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और ये प्रोसेस जो है आपकी बॉडी में होती है। अब ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा ही एक्टिवेट है आपके बॉडी में, ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आपका हार्ट बीट जो है, आपकी रेस्पिरेटरी रेट जो है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा ही यहाँ पे आपने कहा हाई रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा हाई बीपी जो है वो सही नहीं होता है ना, हम लोग दवाइयाँ भी लेते हैं। आपने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक नेचुरल प्रोसेस है जो होनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब जब इमरजेंसी हो और जब कंडीशन क्या हो, डेंजरस हो। जब आप उस कंडीशन से बच गए हैं, अब क्या होगा, अब कंडीशन नॉर्मल है, आप बच गए हैं, आप आपने शेर देखा था, आप डर गए, अब आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, आप वहां से भागे खुद को बचा करके, अब आप किसी सेफ जगह पे आ गए हैं। जब सेफ जगह पे आ गए हैं तो ऐसा नहीं कि फिर भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर भी काम करने पे लगा हुआ है। आपने कहा तब यहाँ पर आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एक्टिवेट होगा और ये सारी चीज़ों को नॉर्मल करेगा, आपके हार्ट बीट को नॉर्मल करेगा, आपके रेस्पिरेटरी रेट को नॉर्मल करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा और नॉर्मल कंडीशन में अब आप आ जाएंगे। इस टाइम पे स्वेटिंग भी होती है, ठीक है, हीट जनरेट करती है बॉडी, ये सारी जो चेंजेस आपकी बॉडी में अब वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा और जब डेंजर या इमरजेंसी कंडीशन आती है तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, ये तो हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी। एक बार आप लोग क्या करेंगे, इसे रिवाइज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन के बारे में हमने क्या क्या समझा, आपने कहा न्यूरॉन वो एक इकाई है या यूनिट है जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। आपने हर एक पार्ट के बारे में बात की है, जैसे कि न्यूरॉन में सबसे पहले साइटोन या सेल बॉडी आती है, ये वाला जो पोर्शन आपका आता है जिसमें आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। देन हमने बात की है एक्सॉन के बारे में, ये जो आपका टेल वाला पोर्शन है दैट इज एक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की है माइलिन शीथ, ये यहाँ पर क्या है, एक्सॉन पे माइलिन शीथ लगी होती है। और नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे ठीक है, माइलिन के बाद नर्व एंडिंग्स आती हैं जो कि दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होगा। इसके अलावा आपने कहा सेल बॉडी पे लगे होते हैं कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर जिसे डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट ही वो स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले क्या करते हैं, इम्पल्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी यहाँ पे सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब होता है दो न्यूरॉन के बीच का जो यहाँ पे पोर्शन होता है, इसे हम सिनेप्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे। एनएमजे हमने पहले भी पढ़ा था, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि एनएमजे का मतलब क्या होता है, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। एनएमजे इज द पॉइंट वेयर अ मस्कुलर फाइबर कम्स इनटू contact with a motor neuron carrying a nerve impulse from the control nervous system। क्या बोला गया है, एनएमजे इज द पॉइंट वेयर अ मस्कुलर फाइबर कम्स इन कांटेक्ट विद मोटर न्यूरॉन। आपने कहा कि एनएमजे वो पॉइंट है जहां पे जो मसल फाइबर होते हैं, जो मसल्स हैं, वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, मोटर न्यूरॉन के कांटेक्ट में आते हैं, जो मोटर न्यूरॉन कैरिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम द कंट्रोल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो कि क्या करती है, यहाँ पर आपके नर्वस सिस्टम से जो इम्पल्स है उसे कैरी करती है। तो क्या बोला गया है, एनएमजे वह बिंदु है जहां मांसपेशीय फाइबर नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के से तंत्रिका आवेग ले जाने वाले मोटर न्यूरॉन के संपर्क में आती है। क्योंकि मोटर न्यूरॉन क्या करता है, आपने कहा दो प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन है और एक मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो आपके बॉडी पार्ट से मैसेजेस को आपके ब्रेन तक पहुंचाती है, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि सेंस कर रही है, जो भी आपके स्टिमुलस है, जो भी उद्दीपक है उन्हें क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, तो दैट इज सेंस ऑर्गन, सेंस न्यूरॉन। सेंस न्यूरॉन क्या करेगी, ब्रेन तक मैसेजेस को लेके जाएगी और जो आपका ब्रेन है वो क्या करेगा, कमांड देगा। कमांड को जो लेकर के जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। आपने कहा इसका मतलब क्या है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जब मसल्स को आपका ब्रेन कमांड देता है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें न्यूरॉन और आपकी जो मसल्स हैं वो वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पर कांटेक्ट में आएंगे। तो उसी कांटेक्ट को, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अगर आप तोड़ कर देखेंगे, न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन से, मस्कुलर का मतलब है
मसल से। जंक्शन का मतलब बीच का वो पोर्शन जो दो चीजों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। दो आपने कहा न्यूरॉन और मसल्स जहां पर मिल रही हैं, वो जो पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, एनएमजी या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हम पढ़ चुके हैं ये पहले भी। आपने कहा क्या होते हैं, आपके पास सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, दीज न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती हैं, आपके सेंस ऑर्गन से क्या करती हैं, मैसेजेस को प्राप्त करती हैं। और मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, दीज न्यूरॉन सेंड सिग्नल टू मस्कुलर और मसल्स और ग्लैंड। मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, ब्रेन से कमांड को लेकर के एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन क्या होता है, दीज न्यूरॉन रिले द सिग्नल बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, एक ऐसा पॉइंट आता है, देखिए हमने क्या बोला है, हमने कहा ये बॉडी पार्ट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब ये जो बॉडी पार्ट है, ये मैसेजेस को लेकर के जा रहा है और यहाँ से मैसेजेस को फिर से वापस लेकर के आएगा। तो ये आपका क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है, ये आपका मोटर न्यूरॉन है। एक ऐसा पॉइंट आता होगा जहां सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो पार्ट होता है, उसे एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन कहते हैं। तो हमने बोला ये न्यूरॉन संवेदी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच संकेतों को रिले करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो यहाँ पे मैसेजेस को लेकर के आया जा रहा है और यहाँ पर कमांड को लेकर के जाया जा रहा है। इन दोनों के बीच मैसेज जब कन्वे होते होंगे, यानी कि मैसेज देना और कमांड लेना, तो इसके बीच में जो न्यूरॉन होते हैं उसे हम एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्योंकि आपने यहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम देखा है तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ना है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। इसके लिए न्यूरॉन का जो डायग्राम है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन द फॉलोइंग मैनर्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। आपने कहा कि तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक निम्नलिखित तरीके से यात्रा करते, न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूरॉन होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो यहाँ पर इम्पल्स हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रेवल करते हैं। अब अगर आपको ध्यान होगा, इस प्रकार से आपने एक स्ट्रक्चर देखा था, ये कंप्लीट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो हमें ये पता है कि इम्पल्स यहाँ डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से जो टर्मिनल नर्व एंडिंग्स हैं या नर्व टर्मिनल्स हैं, यहाँ तक जाते हैं, यहाँ से ही दूसरे नर्व न्यूरॉन में जाएगा और सेम पाथ होगा यहाँ पर। तो देख लें, हमने कहा सबसे पहले इम्पल्स को जो रिसीव करेंगे वो होंगे डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट्स के बाद कहाँ जाते हैं, सेल बॉडी में जाते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली में। उसके बाद कहाँ जाएंगे, एक्सॉन में जाएंगे। उसके बाद नर्व एंडिंग एट द टिप ऑफ एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन की नोक पर जो तंत्रिका अंत आते हैं उसमें जाएंगे। फिर सिनैप्स आता है, सिनैप्स यानी कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसमें सिनैप्स कहते हैं हम। सिनैप्स से फिर कहाँ जाएगा, डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, यानी कि अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स क्या करते हैं, उसे रिसीव करते हैं। ये सेम चीजें हमने देखी थी। आपने कहा केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सॉन टिप of one neuron cross the synapse और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन to reach the next cell। क्या बोला गया है, एक न्यूरॉन के अक्ष तंतु सिरे से निकला रसायन अगली कोशिका तक पहुंचने के लिए सिनैप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को पार करते। तो आपने कहा कि सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिनैप्स या जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसे यहाँ पे पास करना होता है। ठीक है, तो इजी है क्योंकि आपने न्यूरॉन का डायग्राम समझा है, तो आपको बस ऐसे ही जो लाइन डायग्राम में क्या बता देना है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि तंत्रिका आवेग का संचरण कैसे होता है वो आपको बताना है। चलिए, तो ये आपने बात की है ट्रांसमिशन की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उसमें हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जब बात की है, तो ये वाला टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आप क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन ब्रेन। हम बात करेंगे जो मनुष्य का जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट किस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका जो पूरा चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके आएंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में डायग्राम बना करके लेकर के आएंगे और साथ ही आपको लेबलिंग भी करनी है। ये आपके पास डायग्राम है, आपके बुक में भी डायग्राम दिया गया होगा, एक बार आप लोग देखेंगे और ऐसे ही जो ब्रेन है उसका डायग्राम आप लोग बना करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।